चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत क्या था। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन दो तरीकों को पेश करता था उनमें से शिक्षा एक सकारात्मक तरीका था। समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में भ्रातृभाव और एकता की भावना पैदा होती है। शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए प्लेटो कहता है कि राज्य जो है वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। बार्कर के अनुसार शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधि से इलाज करने का प्रयास है। शिक्षा व्यक्ति का समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलकर उसे अच्छा व्यक्ति बनाती है। जो प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक थी या जो ग्रंथ था प्लेटो का रिपब्लिक में अपने शिक्षा के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो कहते हैं कि जो प्लेटो का रिपब्लिक ग्रंथ है वह राजनीति शास्त्र पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो अपने समय के जो प्लेटो अपने समय के एथेंस और यूनान की शिक्षा पद्धतियों का गहरा विद्वान था। उसने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा का जो सकारात्मक साधन पेश किया वह एथेंस व स्पार्टा दोनों की शिक्षा पद्धतियों पर आधारित था। तत्कालीन शिक्षा पद्धतियाँ कौन कौन सी थी? एक थी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली और दूसरी थी एथेंस की शिक्षा प्रणाली। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली जो था शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा की जो शिक्षा थी वह राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। 7 वर्ष की आयु से बालकों को माता पिता से अलग करके शिक्षा दी जाती थी। इसमें स्पार्टा में 7 वर्ष के जब बालक होते थे उनको माता पिता से अलग करके शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में व्यायाम और युद्ध की विधा दी जाती थी। चौथा पॉइंट, शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव नहीं था। कहने का मतलब कि इसमें स्त्री पुरुष दोनों को ही समान शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त इसका पाठ्यक्रम जो था बहुत ही संकुचित था। संकुचित था मतलब कि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही लिमिटेड था। इसमें साहित्य एवं बौद्धिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्पार्टा की शिक्षा जो थी यह पूरी तरह से किस पे थी? राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। इसमें 7 वर्ष की आयु में ही बच्चों को माता पिता से अलग करके शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा में मुख्य रूप से सिखाया जाता था व्यायाम और युद्ध शैली। शिक्षा में लिंग आधारित भेदभाव नहीं था। इसका पाठ्यक्रम जो था बहुत संकुचित था। इसमें साहित्य और बौद्धिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब आते हैं हम एथेंस की शिक्षा पद्धति पर कि एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या थी। सबसे पहले शिक्षण संस्थाएं जो थी गैर सरकारी थी। एथेंस में जितनी भी शिक्षण प्रणालियाँ थी वह क्या थी? गैर सरकारी मतलब प्राइवेट थी। सोलन के कानून के अनुसार माता पिता का दायित्व अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना था। सोलन जो है उन्होंने कहा था कि जो माता पिता का दायित्व है वह अपने बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराना चाहिए माता पिता को। और एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भेदभाव नहीं था। इसमें ये जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वह सिर्फ लड़कों के लिए थी, लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं थी।
शिक्षा का स्तर इन्होंने तीन स्तर रखे थे। पहली प्राथमिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक शिक्षा और तीसरी उच्च शिक्षा। शिक्षा में पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य अध्ययन, व्यायाम, खेलकूद और संगीत आदि इसके विषय थे। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी, या प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत था, उसका क्या उद्देश्य था। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। यह विकास ज्ञान पर ही निर्भर नहीं होता था, इसलिए यह जो विकास जो है वह ज्ञान पर ही निर्भर होता था। इसलिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। सबसे पहला उद्देश्य उनने क्या कहा था कि आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाने के लिए विशेषकर संरक्षक वर्ग कौन सा था, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित करना। इसमें उत्पादन वर्ग जो था उन्हें शिक्षित करने के लिए का नहीं कहा गया था। सिर्फ इन्होंने शिक्षित आदर्श राज्य के निर्माण के लिए किसकी शिक्षा अनिवार्य मानी थी, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, कुल मिला के संरक्षक वर्ग। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्लेटो का मत था कि सदाचार ही ज्ञान है। प्लेटो कहते थे कि सदाचार जो है वही ज्ञान है, अतः शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, उस ज्ञान को आचरण में कैसा उतारा जाए उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। प्लेटो के अनुसार विद्यार्थी को पहले सैद्धांतिक मतलब कि पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाए, उसके बाद में उसे वह शिक्षा को व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली भी समझाया जाना चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट इसका, और थर्ड पे इसका कौन सा उद्देश्य था कि व्यक्तित्व के पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के सामाजिक और वैयक्तिक दोनों के पक्षों का पूर्ण विकास के उद्देश्य से पूर्ण करना चाहिए। मतलब कि व्यक्तित्व के पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अगर से पूर्णत्व की प्राप्ति करनी है तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा को सामाजिक और वैयक्तिक दोनों पक्षों के पूर्ण विकास के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका और कौन सा उद्देश्य था प्लेटो का कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मानसिक दोनों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं कि आदर्श राज्य में शिक्षा योजना क्या थी। आदर्श राज्य की जो शिक्षा योजना थी वह क्या थी। प्लेटो की शिक्षा जो प्लेटो ने शिक्षा योजना बनाई थी वह दो शिक्षा प्रणाली को मिलाकर बनाई थी। कौन कौन सी, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली और एथेंस की शिक्षा प्रणाली। योजनाओं का मिला जुला एक रूप था, लेकिन यह प्लेटो की अपनी देन होने के कारण मौलिकता के गुण से भी युक्त थी। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया। कहने का मतलब कि प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्लेटो की शिक्षा योजना जो थी 6 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया व पाठ्यक्रम है। प्लेटो की शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा गया है। प्लेटो ने शिक्षा ये जो शिक्षा की प्रणाली है वह ली थी स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा प्रणाली का मिला जुला रूप था, और उसमें प्लेटो की अपनी देन होने के कारण प्लेटो ने खुद इस योजना को बनाया था, इसलिए इसमें मौलिकता का भी गुण मिलता है।
और प्लेटो कहते थे कि जो शिक्षा है वह एक टाइम लिमिट के लिए चलने वाली प्रक्रिया ना होके आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वह 6 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम था। प्लेटो की शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च स्तरीय शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा, एक सेकंड, प्रारंभिक शिक्षा को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पहला भाग प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की शिक्षा। 6 वर्ष की शिक्षा में इस समय जन्म से लेकर 6 वर्ष की शिक्षा शामिल है। इस दौरान बालक को मुख्यतः छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या था? 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की शिक्षा। इस शिक्षा ये वाली शिक्षा थी। इसमें प्लेटो ने सब्जेक्ट रखे थे व्यायाम, अक्षरबोध और संगीत की शिक्षा। ये 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन सी? व्यायाम, अक्षरबोध और संगीत की शिक्षा। व्यायाम को हम पढ़ते हैं, व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। बार्कर के शब्दों में कहा था कि व्यायाम मस्तिष्क के लिए शरीर का एक प्रशिक्षण है। बार्कर कहते हैं कि व्यायाम जो है मस्तिष्क के लिए शरीर का एक प्रशिक्षण है। प्लेटो ने इसमें शरीर की समस्त शिक्षा को शामिल किया है। व्यायाम के अंतर्गत प्लेटो ने शरीर की समस्त शिक्षा को शामिल कर लिया है व्यायाम के अंतर्गत। और इसमें खुराक, व्यायाम मतलब कि खाने पीने, आपकी जो डाइट होती है वह व्यायाम के अंतर्गत ही दी है। व्यायाम और चिकित्सा भी शामिल है। प्लेटो का उद्देश्य है कि व्यायाम द्वारा विद्यार्थी को हष्ट-पुष्ट बनाकर उन्हें रोगमुक्त रखा जाए। प्लेटो ने व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए सात्विक भोजन पर बल दिया था। इसके अतिरिक्त संगीत, अक्षरबोध में ये प्लेटो कहते हैं कि अक्षरबोध का जो कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है और बच्चों को अक्षरों का ज्ञान माता पिता के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्लेटो ने संगीत की भी शिक्षा को जोर दिया। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों में संगीत की शिक्षा को जगह दी। इसमें प्लेटो ने व्यायाम की तरह शिक्षा को भी व्यापक अर्थ में प्रयोग किया। संगीत का अर्थ केवल गान विधा नहीं है। बार्कर के अनुसार यह मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में काव्य, साहित्य, इतिहास, गीत व नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला आदि सभी आ जाते हैं। जो प्लेटो का जो संगीत की शिक्षा थी, संगीत की शिक्षा के अंतर्गत यह काव्य, साहित्य, इतिहास, गीत व नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी आ जाते हैं। प्लेटो के अनुसार संगीत जो है मन को उसी तरह साधता है जिस प्रकार व्यायाम जो है शरीर को साधता है। प्लेटो कहते थे कि जिस प्रकार संगीत मन को उसी प्रकार साधता है जिस प्रकार व्यायाम जो है शरीर को साधता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने तीसरे स्टेप पे बताया कि 18 से 20 वर्ष की आयु में 18 से 20 वर्ष से 2 वर्ष की आयु में कौन कौन सी शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो इस अवधि के दौरान या 2 वर्ष 18 से 20 वर्ष तक का जब बालक नहीं हो जाता तब तक की शिक्षा में मेन फोकस किया सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए, सैनिक शिक्षा सिखाने के लिए
कहा कि 18 से 20 वर्ष तक के बालकों को सैनिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें विद्यार्थियों में साहस, आत्मनियंत्रण तथा अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और राज्य की रक्षा करने के लिए योग्य बनेंगे। यह शिक्षा राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये थे 3 पॉइंट प्लेटो की शिक्षा के अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा के पहली जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु की शिक्षा में क्या होता था? बच्चों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। 6 से 18 वर्ष तक जब बच्चे होते थे, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को व्यायाम, अक्षरबोध और संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा में, कुल 2 वर्ष की शिक्षा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। पहला भाग पढ़ा प्रारंभिक शिक्षा, अब इसका दूसरा भाग उच्च स्तरीय शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा में प्लेटो उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा पर प्रतिभावान होते थे। उच्च स्तरीय शिक्षा किसके लिए थी? जो प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा प्रतिभावान होते थे, उनके लिए ही उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया। शेष प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी थे, उन्हें सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर निर्धारित किए थे। प्लेटो जो थे, ये उच्च स्तरीय शिक्षा किन्हें मिलती थी? जो प्राथमिक शिक्षा में प्रतिभावान थे और बाकी जो शेष विद्यार्थी हुआ करते थे, उन्हें सैनिक वर्ग में, मतलब सैनिक वर्ग में डाल दिया जाता था और जो प्रतिभावान होते थे उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी। उच्च स्तरीय शिक्षा जो है वह भी 2 भागों में दी जाती थी। कौन कौन से? 20 से 30 वर्ष की आयु तक और उसके बाद दूसरे 30 से 35 वर्ष की आयु तक। इसमें अब हम पढ़ते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा। उच्च स्तरीय शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक की आयु किसे परीक्षा ठीक उच्च स्तरीय शिक्षा में पहले पढ़ेंगे हम 20 से 30 वर्ष तक, कुल 10 वर्ष तक इन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में क्या क्या पढ़ाया जाता था या किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? प्लेटो ने इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4 विषय चुने थे। कौन कौन से? अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र और सौर विद्या। इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर, चारों विषयों को मिलाकर कहा जाता था वैज्ञानिक शिक्षा। ठीक है, इसके आगे जब 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी जिन विद्यार्थियों की, उन विद्यार्थियों से एक प्रकार से एक एग्ज़ाम लिया जाता था और एग्ज़ाम में जो चयनित बच्चे होते थे उन्हीं को 30 से 35 वर्ष तक की जो शिक्षा होती थी वह शिक्षा दी जाती थी। जो इस परीक्षा में चयनित होते थे उन्हीं बच्चों को 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती थी। 30 से 35 वर्ष की शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती। हाँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटो की शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी, कि प्लेटो की शिक्षा से कि स्पेशली क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी चरित्र निर्माण पर बल। इसमें प्लेटो की शिक्षा में चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छे या सद्गुणी बनाकर उन्हें राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना जगाना है। प्लेटो की शिक्षा को ऐसा विद्यात्मक साधन माना जाता है जो नागरिकों का चरित्र निर्माण करती है।
दूसरा उद्देश्य था राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा। राज्य के द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता था। क्या कि प्लेटो जो था वह शिक्षा को व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता था। वह शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण का पक्षधर था। जो प्लेटो की जो शिक्षा थी वह राज्य पर ही नियंत्रित थी और अनिवार्य ही थी। अनिवार्य ऐसे कि राज्य में जितने भी बच्चे हैं 6 से लेकर 35 वर्ष या 50 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी ही है, ऐसा अनिवार्य कर दिया था। इन्हें इस निर्णय को व्यक्ति के ऊपर यानी कि व्यक्तिगत निर्णय पर नहीं छोड़ा गया था। प्लेटो का मानना था कि राज्य के नियंत्रण के अभाव में शिक्षा व्यक्तिगत हितों की पोषक होगी, सामाजिक हितों की नहीं। प्लेटो ने शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक परिवार व व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया। राज्य की ओर से शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था हो गई। अगला पॉइंट क्या था, इसकी विशेषता क्या थी? प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की अगली विशेषता थी कला एवं साहित्य पर नियंत्रण। कला एवं साहित्य पर नियंत्रण कैसे किया इनने? प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण का पक्षधर था। प्लेटो का उद्देश्य था कि गंदे साहित्य का निर्माण नहीं होना चाहिए और उसका उद्देश्य युवकों को बुरे रास्ते से हटाकर सद्मार्ग पर चलना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके। इसके अलावा प्लेटो की जो शिक्षा थी वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान थी। कहने का मतलब कि इन्हें जो शिक्षा होती थी वह समान रूप से स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से दी जाती थी। प्लेटो की शिक्षा योजना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। प्लेटो स्त्री पुरुष में कोई स्वाभाविक अंतर नहीं मानता। वह इस दृष्टि से एथेंस की शिक्षा प्रणाली को दोष दूर कर देता है क्योंकि उस समय एथेंस में केवल पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्लेटो का विश्वास था कि स्त्रियां भी राज्य को शक्तिशाली बनाने में योगदान दे सकती है, इसलिए दोनों को समान व अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा मत प्लेटो का था। और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री पुरुष को दोनों को समान शिक्षा का देने की बात कही है। पांचवी विशेषता थी शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में है। शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में है। इसमें प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में व्यक्ति को गुणी से सामाजिक बनाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना है, अर्थात शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? समाज और व्यक्ति दोनों का निर्माण करती है। अतः प्लेटो शिक्षा को निजी हाथों में ना सौंपकर राज्य को सौंपता है। वह किसी निजी हाथों में ना सौंपकर राज्य को सौंपता है। प्लेटो का उद्देश्य योजनाबद्ध तरीके से नागरिकों में कर्तव्य भावना पैदा करके उन्हें समाज के अनुरूप बनाना। सेबाइन ने लिखा है, प्लेटो की राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली एथेंस की शैक्षणिक कार्यशैली का नया परिवर्तन था। इसके अतिरिक्त इनका उद्देश्य क्या था? इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था कि शिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो कहते थे कि शिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। कैसे? प्लेटो सारी बुराई की जड़ अज्ञानता को मानता था। प्लेटो मानता था कि जितनी भी बुराइयां हैं, बुराइयों की जड़ क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता मीन्स लोगों को जानकारी ना होना और लोग उस किसी चीज़ के प्रति अज्ञान होना। उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा बुराइयों का अंत किया जा सकता है। शिक्षा
व्यक्ति के स्वभाव को राज्य के उद्देश्य के अनुकूल बदल सकती है। ठीक। और इनका 7वां उद्देश्य था सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास पर बल। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के शरीर, मानसिक व आध्यात्मिक, व्यक्ति के शरीर का भी व्यायाम के माध्यम से उसका शरीर का विकास हो रहा है, मानसिक विकास, और इनका जो ज्ञान वगैरह है, इनका जो काव्य है, साहित्य है, कविताएं हैं, इनके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इनका मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास होता है। इस प्रकार से जो प्लेटो की शिक्षा है वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। सबसे बड़ी विशेषता प्लेटो की शिक्षा योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग मतलब कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए थी, न कि उत्पादक वर्ग के लिए। प्लेटो की शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम नहीं था। प्लेटो की जो शिक्षा थी उसमें उत्पादक वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं था, और ना ही उन्हें शिक्षा की बात कही गई है उत्पादक वर्ग के लिए। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है राजनेताओं का निर्माण करना, जिससे आदर्श राज्य का सपना साकार हो सके। अतः प्लेटो जो है संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का पक्षपाती था। प्लेटो की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सरल से जटिलता की ओर किया। इसकी एक और विशेषता है कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है या प्लेटो की शिक्षा योजना है, उसमें सीखने की जो प्रक्रिया है वह सरल से कठिन की ओर मतलब जटिलता की ओर है। शिक्षा के जैसे कैसे है प्लेटो की शिक्षा की प्रक्रिया सरल से जटिलता और प्रारंभिक शिक्षा में संगीत, साहित्य, व्यायाम आदि सरल विषय पढ़ाए जाते हैं, परंतु जब 20 वर्ष की आयु के बाद जब उच्च शिक्षा दी जाती है उसमें गणित, स्पेशली गणित सब्जेक्ट को फोकस किया गया है। प्लेटो का मानना था कि जिस व्यक्ति की अगर से अंक गणित में या रेखा गणित जो गणित के जो सब्जेक्ट है उसमें उन्हें रुचि नहीं है, तो वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने लायक नहीं है, और उन्हें उनकी एकेडमी में जिन्हें गणित विषय में रुचि नहीं थी उन्हें उनकी एकेडमी में एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो 20 वर्ष के बाद जटिलता की ओर 20 वर्ष जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा में संगीत, साहित्य, व्यायाम के द्वारा इन्हें शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब उच्च शिक्षा होती थी 20 से 35 वर्ष की आयु में, तो इसमें 20 से 30 वर्ष की आयु में अंक गणित, रेखा गणित और साइंस के सब्जेक्ट और ज्योतिष शास्त्र के सब्जेक्ट में इन्हें शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद 30 वर्ष की आयु के बाद इन्हें द्वंद्व और दर्शन मतलब फिलॉसफी के ऊपर शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद इसकी एक और मुख्य विशेषता थी शिक्षा में गणित को महत्व दिया गया है। प्लेटो की जो शिक्षा थी उसमें सबसे अधिक महत्व गणित को दिया। प्लेटो ने अपनी अकादमी के बाहर दरवाजे पर लिखा था, जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं वह इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। अतः प्लेटो ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया? गणित को। इनकी एकेडमी के बाहर लिखा हुआ था कि जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं है वह जो है इस एकेडमी में प्रवेश नहीं कर सकता है। अब इसकी जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली थी या शिक्षा का जो सिद्धांत था उसकी कुछ आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। इसमें हम मेन आलोचनाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी आलोचना की है। और ठीक, प्लेटो की जो शिक्षा है, आलोचकों का कहना था कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली मात्र संरक्षक वर्ग के लिए है। प्लेटो
की जो शिक्षा है वह संरक्षक वर्ग के लिए है। प्लेटो जो थे इसमें क्यों शिक्षा संरक्षक वर्ग के लिए मानी गई है, क्योंकि प्लेटो शिक्षा को महान वस्तु मानता था और उसे आदर्श राज्य का आचार बताता था, किंतु उसने समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा जो है का प्रबंध नहीं करके केवल अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, जो सैनिक और शासक वर्ग होते थे, उन्हीं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाई। और उनका कहना था कि जो शिक्षा बनी है संरक्षक वर्ग के लिए ही बनी है। दूसरा पॉइंट, उत्पादक वर्ग जो थी उनकी उपेक्षा की। प्लेटो की जो शिक्षा थी प्रणाली संकुचित थी। प्लेटो ने बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग की पूर्ण उपेक्षा की, क्योंकि बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग की संख्या ज़्यादा थी और संरक्षक वर्ग में इन लोगों की संख्या लिमिटेड थी। और प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था भी लिमिटेड लोगों के लिए बनाई। उत्पादक वर्ग के लोगों के लिए इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें उत्पादक वर्ग भी एक है को अपने समस्त कार्य विशिष्टता के साथ करने चाहिए। किंतु प्लेटो यह भूल जाता है कि उत्पादक वर्ग बिना शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में कार्य कौशल व विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करेगा। अतः प्लेटो के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। तीसरी आलोचना हुई कि डॉक्टर व वकीलों का बहिष्कार किया गया। प्लेटो ने अपने राज्य में डॉक्टर और सभी अदालती संस्थाओं का बहिष्कार किया। उसके अनुसार व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण से, वह प्लेटो कहते थे कि व्यायाम और जब संगीत का प्रशिक्षण लोगों को दिया जाएगा, नागरिक का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों के होने की गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए जब शारीरिक रोग नहीं होंगे तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हमें मानसिक रोग नहीं होंगे या हम किसी प्रकार की कोई परेशानी में, तो उन्होंने वकीलों का भी काम खत्म कर दिया। उनने वकीलों और डॉक्टरों का बहिष्कार किया। आलोचकों ने कहा कि प्लेटो ने अपनी शिक्षण प्रणाली का यह भरोसा किया है कि डॉक्टर व वकील पर नहीं है। और चौथी आलोचना थी कि शिक्षा क्रम लंबा और बहुत ज़्यादा खर्चीला है। प्लेटो का जो शिक्षा क्रम है इतना लंबा और खर्चीला है कि इसको धनी वर्ग ग्रहण नहीं कर सकता। 35 वर्ष तक अगर से लगातार अध्ययन से ज्ञान का उत्साह कम हो जाता है और लोगों में उसकी प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। यह राज्य की व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई इच्छा है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा का क्रम है 6 वर्ष से लेके 35 वर्ष या जन्म से लेके 35 वर्ष तक, ये जो समय है वह बहुत ही ज़्यादा लंबा है और इस धनी वर्ग ही खर्चीला होने के कारण यह धनी वर्ग ही ग्रहण कर सकता है। तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। जो प्लेटो की शिक्षण प्रणाली थी उसमें तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसमें तकनीकी शिक्षा की कोई बात ही नहीं कही गई है, जो आज के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है। तकनीकी विकास के बिना किसी भी राज्य का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। चलिए, ये हो गई आलोचनाएं इनकी। और अब हम पढ़ते हैं इनका शिक्षा के सिद्धांत का महत्व क्या था। इनके शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया गया, महत्व क्या था इसमें। प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार आधुनिक युग के लिए भी सत्य है। प्लेटो की जो शिक्षा संबंधित विचार है वह कहते हैं कि आधुनिक युग के लिए भी सत्य है। आधुनिक युग में भी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, यह प्लेटो की ही देन है।
मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर आज भी जोर दिया जा रहा है। प्लेटो की शिक्षा के सिद्धांत के महत्व है। कौन कौन से हैं कि सबसे पहला महत्व कि आजीवन शिक्षा की व्यवस्था की है। प्लेटो ने आजीवन शिक्षा की व्यवस्था की। प्लेटो पहला ऐसा चिंतक या दार्शनिक था या विचारक था जिसने यह बताया कि शिक्षा का संबंध केवल जीवन के किसी एक निश्चित काल से ना होकर समस्त जीवन से है। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति जो है वह जीवन भर मतलब आजीवन शिक्षा नई चीज़ें सीख सकता है और वह सीखता है। उसके अतिरिक्त उचित आयु के लिए उचित शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा है वह उचित आयु के लिए, जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग शिक्षा है, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान अलग है और 18 से 20 वर्ष के लिए अलग है, 20 से 30 वर्ष के लिए अलग है और 30 से 35 वर्ष के आयु के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए अलग प्रावधान है और अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। इसलिए इनका और महत्व बढ़ जाता है कि उचित आयु के लिए उचित शिक्षा दी है प्लेटो ने। इसके अलावा शरीर और मस्तिष्क का विकास दोनों साथ साथ होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा योजना में यह बात कही गई है कि व्यक्ति का जो शिक्षा के साथ शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया। यह सिर्फ मानसिक नहीं, प्लेटो ने कहा कि यह जो है सिर्फ मानसिक नहीं, धार्मिक, नैतिक और शारीरिक भी है, संकीर्ण नहीं, सर्वांगीण, सैद्धांतिक भी नहीं है, व्यवहारिक भी है। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इनने सभी के लिए मतलब संरक्षक वर्ग के जितने भी बच्चे थे उन लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा मतलब कि 0 से 20 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जावेट के अनुसार, जावेट का कथन था कि प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। जावेट कहते थे कि प्लेटो जो है पहले ऐसे लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिक्षा का जो क्रम है वह आजीवन चलना चाहिए। इसके बाद में हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं दार्शनिक राजा के बारे में कि दार्शनिक राजा क्या होता है। ठीक है, दार्शनिक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन कुशल, योग्य, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन व्यक्ति के हाथ में हो। क्या कह रहे हैं प्लेटो कि उनने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और प्लेटो ने कहा था कि आदर्श राज्य की कल्पना या आदर्श राज्य तभी प्राप्त कर सकता है, राज्य तभी आदर्श को रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका जो शासन करने वाला व्यक्ति हो वह कुशल हो, योग्य हो, ज्ञानी हो और स्वार्थहीन हो। ठीक, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसका कहने का अर्थ साधारण शब्दों में पढ़ते हैं कि एक ऐसा राज्य बनाना जहाँ पर समाज में समस्त बुराइयों का उपचार हो सके। आदर्श राज्य से मतलब है कि एक ऐसा राज्य बनाना जिसमें समाज में समस्त बुराइयों का उपचार हो सके। यहाँ पर शासन का संचालन ज्ञानी दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए?
ज्ञानी दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाए, जहाँ राज्य के शासकों का नहीं शासितों का हित सर्वोपरि हो। राज्य आदर्श राज्य कहलाएगा, वही राज्य जो है आदर्श राज्य कहलाएगा। और इस राज्य में शासन करने वाला राजा जो है दार्शनिक राजा कहलाएगा। ठीक, कहने का मतलब कि ऐसा राज्य जहाँ पर समाज में व्याप्त जो समस्त बुराइयां हैं उनका उपचार हो सके, और उसका जो संचालन करता है यानी कि जो शासक है वह शासक कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। और जहाँ पर ऐसा शासन जहाँ पर शासकों को नहीं शासितों को सर्वोपरि माना जाता है, वही राज्य जो होगा आदर्श राज्य कहलाएगा। और इस आदर्श राज्य में शासन करने वाला जो शासक होगा वह दार्शनिक राजा कहलाएगा। अब उन्होंने विशेषता भी बताई है कि दार्शनिक राजा कैसा होता है, विवेक का प्रेमी होगा, मतलब दार्शनिक राजा विवेक का संगी होगा, वह समस्त जगत के ज्ञान का भंडार होगा और जानने की इच्छा उसमें कभी समाप्त नहीं होगी, मतलब जिज्ञासु होगा, वह सदैव ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। ज्ञानी होगा मतलब हमेशा ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होगा और अपने विवेक से जनता को लाभान्वित करेगा। सत्य प्रेमी होगा मतलब वह राजा जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, वह कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। उसके मस्तिष्क में अविश्वास, निंदा, झूठ, फरेब और धोखा आदि विचार नहीं होंगे। खुद पर नियंत्रण करने वाला हो, मतलब आत्मनियंत्रण हो, निस्वार्थ हो, उसे ना अपने परिवार और ना ही संपत्ति का किसी भी प्रकार का लालच ना हो। सज्जनता और सामाजिकता हो, उसमें शांत भाव का हो और न्याय प्रेमी होना चाहिए दार्शनिक। न्याय प्राप्ति के लिए राज्य की भागदौड़, न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो कहते हैं कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की भागदौड़ कर्तव्यनिष्ठ, विवेकी, निस्वार्थी व्यक्ति के हाथ में हो, जो सैनिक और उत्पादक वर्ग पर नियंत्रण स्थापित कर सके और जिसका मुख्य उद्देश्य ही राज्य की रक्षा और सेवा करना हो। ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को आदर्श दार्शनिक शासक कहा जाएगा, यह कहना था प्लेटो का। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत, और शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह कौन कौन से देशों के शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी, और उन्होंने जो है शिक्षा को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक शिक्षा और द्वितीयक शिक्षा। इसके अलावा हमने इनकी शिक्षा की विशेषताएं पढ़ी, इसके शिक्षा का महत्व पढ़ा और इसकी जो अन्य आलोचकों के द्वारा जो आलोचना की गई उसके बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि आदर्श जो होता है राज्य क्या होता है और दार्शनिक राजा क्या होता है। इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर भी समाप्त करते हैं, और हमारा यहीं पर प्लेटो का जो दर्शन है वह प्लेटो का दर्शन समाप्त होता है। इसके आगे वाले हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरस्तु का दर्शन शास्त्र। चलिए, ठीक है।